अस्सलाम वालेकुम जी। समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि कल की ही बात है, कौमी असम्बली के सेशन के अंदर जो पीटीआई की रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा, उनके दरमियान और जो हुकूमती इत्तेहाद के मेंबर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, जो पहले के पीटीआई के ही मेंबर रहे हैं काफ लीग के कोलेशन के साथ, उनके दरमियान कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसको स्पीकर कौमी असम्बली ने इंटरवीन करके गैर पार्लिमानी ज़ुबान को हज़फ कर दिया। लेकिन आज इस बात को डिस्कस करने का मकसद ये है कि क्या ये अल्फाज, चूँकि हम सबको पता है ये पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं, आपको पता है सब जगह एक इंसानी माशरा है, इंसानी जज्बात होते हैं, वो कई बार अपने जिसा कहते हैं ना शुस्ता और शाइस्ता लहजे से निकल कर बहुत ही गलत वे में चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम तारीख़ देखें तो ये तारीख़ कोई आप हम लोगों से ढकी छुपी नहीं है। और हमारे जो पार्लियामेंट के जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, उनको क्या अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है या अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं है? आज गैर पार्लिमानी ज़ुबान के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ आज फिर से मौजूद है वेरी सीनियर वेरी रिस्पेक्टेबल सत्तार खान साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सर, ज़रा इस इशू पे रोशनी डालें कि मैं मानता हूँ कि किसी की तरफ से भी आए, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमती इत्तेहाद हो, इन अल्फाज का एक तो बात ये कि हम इंसान हैं, इंसान के अंदर एक शऊर है। आप एक मुअज़्ज़ज़ पार्लिमानी लीडर हैं, आपको लोग चुन के हुकूमत में लाए हैं, आपके किसी करैक्टर की बेस पे लाए होंगे। तो ये क्या हो जाता है कि जब हम एक ताकत के नशे में चूर हो जाते हैं, या मुझे लगता है कि जज्बात की रौ में बह के हम सामने एक औरत का भी लिहाज नहीं कर पाते? क्या कहें? ये मेरे ख्याल में ताकत के नशे में चूर होना या पावरफुल होना, इख्तियार होना, ये एक सेकेंडरी चीज़ बन गई है। प्राइमरी चीज़ ये है कि हम पार्लियामेंट के अंदर हों या पार्लियामेंट से बाहर हों, हम अखलाकियात की उस सतह को टच कर रहे हैं जहाँ पे कोई आप फ़ख्री अंदाज से नहीं कह सकते कि हम उस माशरे का हिस्सा हैं जहाँ की किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो अल्फाज को अवॉइड करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, जिससे दिल आज़ारी हो सके। मैं आपके सामने बैठा हूँ जी बग़ैर किसी वजह के मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ जी, जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। बिल्कुल। और जो मुझे पूछने वाला जो थर्ड पार्टी सेंसिबल बंदा होवे, वो कहे खान साहब आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या आप खुद कन्विंस थे? क्या हमें कन्विंस कर सकते हैं कि आपने ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए हैं आपका हक बनता था? ठीक है, मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। वजह क्या है? भाई मेरा ये कल्चर बन चुका है। हमने बहादुरी को, दिलेरी को गैर अखलाकी चीज़ों में ले गए हैं, अनपार्लियामेंट्री चीज़ों में ले गए हैं। बदतमीज़ी हमारे यहाँ पर, बद तहजीबी हमारे यहाँ पर ना बहादुरी समझी जाती है। एक तो बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा मिसकॉन्सेप्शन मेरे ख्याल में बहुत कम माशरों में देखने में आता है कि जहाँ बदतमीज़ी को, बद तहजीबी को बहादुरी समझा जाए कि बहुत दिलेर था, उन्हें वही माँ पहने करती। मतलब ग्लैमराइज करते हैं हम। यार ये अजीब बंदा को क्या कहा आपने? ग्लैमर। बहुत दिलेर था, उन्हें और माँ बहन करती। मैं कहा किसी की माँ बहन करना क्या दिलेरी होती है? क्या बहादुरी होती है? इसको बहादुरी कहते हैं, इसको दिलेरी कहते हैं। मेरा मुखालफ है, मैंने करनी उसकी। मैंने ये सीख लिया हुआ, समझ लिया हुआ। जो मेरा सपोर्टर है उसने मुझे सपोर्ट करते रहना, ये सोचे बगैर कि मैं क्या कह रहा हूं। उसने तो ये कहना बहादुर थी, दिलेर थी, देखो लिहाज नहीं किया उन्हें। अब एग्जैक्टली जिस तरह ज़रताज गुल के साथ हुआ जी, इत्तेफाक की बात है, ये भी पीटीआई की है। ये 2016 में एक और पीटीआई की थी। उस वक्त 2016 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी जी और पीटीआई अपोजिशन में थी। जी। तो ये क्या नाम था उस खातून का? शीरी मज़ारी साहब। शीरी मज़ारी। शीरी मज़ारी पर कोई फ़िक्रे, कोई लफ्ज़ जड़े ख्वाजा आसफ ने। हाँ जी, कसे थे उन अल्फाज। वो ऐसे अल्फाज थे जिससे बहस डिबेट ट्रिगर कर गई कि जनाब इसने क्या कहा। बिल्कुल। ख्वाजा आसफ भी कई दफ़ा पता ही नहीं चलता कि ख्वाजा साहब ने ठा करके इंजन करके वो करना। बाद में ख्वाजा आसफ ने माजरत भी की, हज़फ भी किया गया। पार्लियामेंट से जो चीज़ें, जो लफ्ज़, जो फ्रेजेस हज़फ किए जाते हैं, हमें मीडिया को पता भी चल जाए ना, हम रिपीट नहीं कर सकते कि उसने ये कहा था। ठीक। ये पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस है, कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि कई दफ़ा मैंने भी देखा हमारी मीडिया में ना गैर पार्लिमानी लफ्ज़, अगर तुम्हें पता चल गया, चले यार आप वहाँ बैठे हुए थे, पार्लियामेंट कवर करते हैं ना। मैं भी पार्लियामेंट में जाता रहा जब तक मैं इस्लामाबाद में था।
तो पार्लियामेंट गैलरी में हम लोग बैठते थे, तो कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती थी जो हम सुन रहे होते थे, हज़फ तो बाद में होता था ना, ऑब्वियसली हम वो सुन रहे होते थे। तो उसका मतलब ये नहीं था कि जब हज़फ कर दिया स्पीकर ने जी तो फिर हम भी पाबंद हो जाते थे कि हमने वो लफ्ज़ नहीं कहने। सिर्फ ये कहना कि गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी, उसको हज़फ कर दिया गया। ठीक ठीक। तो जब ये शीरी मज़ारी के साथ हुआ था ना, तो मैं किसी और चैनल में था, वहाँ मेरा इन्वेस्टिगेटिव का शो चलता था, टीवी शो, नॉट ये पॉडकास्ट नहीं, टीवी शो। ठीक। तो मैंने एक्सरसाइज की कि भाई 3 सालों में कितनी दफ़ा ये पार्लिमानी गैर पार्लिमानी जो अल्फाज थे, फ्रेजेस थे, फ़िक्रे थे, वो हज़फ किए गए। ठीक। तो उस वक्त में 76 ऐसे इजलास निकले थे सिर्फ 3 सालों में, 2013 से 2016 तक 3 सालों में 52 पार्लियामेंटेरियन थे जिनके मुंह से गैर पार्लिमानी जुमले, फिक्रे, निकले लफ्ज़ निकले। ठीक। और माशाल्लाह ये हमेशा से देखने में आया कि जो जिसकी हुकूमत होती है ना, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जी, उनके 22 पार्लियामेंटेरियन थे ठीक जिनके मुंह से वो अल्फाज निकले जिनको हज़फ करना पड़ा। ठीक। उसके बाद आए थी तादाद 2 बड़ी पार्टियों की, अभी दोनों बड़ी पार्टी अपोजिशन की हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि हुकूमती जमात टॉप पर है और जो उसके पीछे हैं वो दोनों वो जमातें हैं जो बड़ी जमातें अपोजिशन की हैं मुल्क में। बिल्कुल सबसे बड़ी 2 बड़ी जमातें अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी और पीटीआई। ऐसे पीपल्स पार्टी के भी 10 मेंबरान थे और पीटीआई के भी 10 मेंबरान थे, ठीक। जिन्होंने बदकलामी ऐसी की कि हज़फ करना पड़ा। उसके बाद आए थे कि एमक्यूएम के 6 थे, ठीक और जेयूआई के 3 थे, ठीक। एक आज़ाद था। आज़ाद को मैं इसलिए नहीं कह रहा, हालांकि सबसे ज़्यादा बदकलामी उस आज़ाद ने की थी। आप उनका कोई नाम बताना चाहेंगे? उसका उस वक्त किसी पार्टी से ताल्लुक ही नहीं था। वो उठते थे तो फिर झूमते थे, फिर लहरते थे, फिर लहक के, बहक के, भटक के वो ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते थे जो बंदा कहता था कि यार तवज्जो लेना चाह रहा है, और तवज्जो मिलती थी। अटेंशन सीकर। हाँ, वो दस्तक साहब कौन थे यार? दस्तक साहब? हाँ, क्या दस्तक, मैं उसको मतलब जो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता हूँ, कभी जूते पॉलिश कर रहा होता है, कभी रेडी चला रहा होता है अपने हलके में। अच्छा, जमशेद दस्ती साहब। जमशेद दस्ती साहब, जी। अब देखो ना, मैंने भी कहा कि यार, पिछले दिनों बड़ा उन्होंने डंडोरा भी पीटा। तो वो जमशेद दस्ती साहब थे, वो टॉप पे थे। अब वो चूंकि इंडिपेंडेंट थे, मैं बड़ी पार्टियों के पीछे था कि बड़ी पार्टियां जिनका है, जो हुकूमत में है या अपोजिशन में, जी, उसमें फिर मैंने वो बंदे निकाले जो टॉप ऑफ द लाइन नहीं होते पार्टी में, जी जी, तीनों के। मसलन मैंने मुस्लिम लीग नून के चौधरी निसार अली खान जो वजीर दाखिला थे। इतना सीजन पॉलिटिशियन भी ऐसी ठीक है, बातें कर अब सकता? देखो बंदा सम टाइम टीवी भी एक चीज़ देखना, हम तो इसलिए बच जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रिकॉर्डेड होते हैं, ऐसी हम बच जाते हैं ना। बिल्कुल। लाइव जब हो ना, ओए होए होए होए, तो टीवी में कई दफ़ा आपके मुंह से वो अल्फाज निकल जाते हैं जो आपको जेब नहीं देते। पछता तो रहे होते हैं, लेकिन आप फिर कोशिश करते हैं है क्या सी ते मैं जवाब बने। अपनी तो चीज़ हमने माननी, अपनी चीज़ हमने अपनी गलती तो हमने कभी माननी नहीं, अपनी जिम्मेदारी तो हमने माननी नहीं। बहसियत को तो उसने जब ये कहा तो फिर आपको पता है, फिर मुझे तैश आ गया। तो मैं ये भी जज्बात। हाँ, तो चौधरी निसार अली खान थे वजीर दाखिला, और शाह महमूद कुरैशी थे ठीक, पीटीआई के। माशाल्लाह वो भी टॉप ऑफ द लाइन थे, ऐसी ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, और ये 4-5 दफ़ा करते रहे। ये आप ज़हन में रखिएगा, 4-4, 5-5 दफ़ा इन्होंने ये वो अल्फाज इस्तेमाल किए कि हज़फ करने पड़े। ठीक। उस बाद पीपल पार्टी के आ जाते हैं खुर्शीद शाह साहब, है ना जी, खुर्शीद साहब, अब लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे हैं। ठीक है, बड़े बंदे चुने बुजुर्ग सियासतदान उनका कि यार ये लोग इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, जो बाद में हज़फ की, जी जो बाद में एक्सपंज कर दी गई प्रोसीडिंग से। जी, तो यार ये तो बड़े सीजन्ड लीडर हैं। ऐसी चौधरी निसार अली खान, आपस की बात है, उस वक्त जब चौधरी निसार अली खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जी जी, तो यकीन करो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता था, मेरे एरिया नहीं था, मैंने इन्वेस्टिगेशन का काम करना होता। तो मुझे अगर कोई बंदा अपनी तरफ खींचता था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, तो वो चौधरी निसार अली खान थे। ठीक है, अब देखो जिसको हम इस तरह कहते, ये शाह महमूद कुरैशी आजकल पैड़ा हालात हैं, अंदर ही है ना, जेल में। जी, जेल में। शाह महमूद कुरैशी के बारे में मैंने कहा था कि मैंने कहा यार इसको तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी का डीन होना चाहिए जहाँ से एंकर निकल रहे हों। यानी कि शाह महमूद कुरैशी को तो कभी आप सुने, ओए होए होए क्या बोलता है बंदा, एक तो उनका लहजा, ओए होए होए होए।
अब इस तरह का लबो लहजा रखने वाला बंदा ऐसी गुफ्तगू करेगा जिसको हज़फ करना पड़ेगा, तो शर्म वाली बात है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। उसी बार खुर्शीद शाह साहब थे। हम्म। खुर्शीद साहब भाई बंदा हैरान हो जाता दिखने ना। में इतने जेंटलमैन लग। अब उस वक्त मेरे जहन में आया था कि शायद ये है कि इसके बारे में कहा जाता है खुर्शीद शाह साहब के बारे में, और गालबन ये मुस्लिम लीग नून ही के किसी अहम वजीर ने ये बात पार्लियामेंट में की थी कि यार शाह साहब को कोई काम पड़ जाए ना हुकूमत से, अपोजिशन के लीडर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन जब काम पड़ जाए ना तो ये फिर ख़ास अंदाज में पार्लियामेंट में बोलते हैं। अपना काम जब हो जाता है फिर ये ज़ुबान बदल लेते हैं। तो मैंने कहा 4-5 दफ़ा जो इनके मुंह से अल्फाज निकले खुर्शीद शाह साहब के मुंह से, तो हो सकता है उस वक्त उनको कोई काम पड़ गया हो हुकूमत से जो करवाना चाह रहे हैं, ऐसी तो काम हो गए होते। उन्होंने कहा ठीक है जी काम मेरा हो गया, मैं उन्हें ज़ुबान। फिर सबसे जो स्ट्रेंज बात थी उसको भी मैंने पूरा उसको डिस्प्ले किया। मैंने डिस्प्ले किया अपना स्केल के साथ, डॉक्यूमेंट सामने आ रहे थे कि ये चीज़ें हज़फ हुई हैं। हज़फ जो होती है ना उसके सामने ब्लैंक हो जाता है। ठीक 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 है, फलाना सेशन, ठीक, फलाना मेंबर, ठीक, ये बात हुई। उस पे जो उससे पहले उसके बाद एतराज़ वाली बात या स्पीकर कुछ बोला वो प्रोसीडिंग्स में होता है। ठीक है। तो ये शीरी मज़ारी 4 मरतबा तो इसके मुंह से, वो शीरी मज़ारी के मुंह से वो अल्फाज निकले थे, वो जुमले निकले थे जिसको हज़फ करना पड़ा था। जो स्पीकर के बारे में उन्होंने कहे थे, नहीं वो टारगेट वो करती थी और मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि रादर ऑल द टाइम आपके मुखालिफ जो होते हैं ना वो होते हैं स्पीकर। चूंकि अगर आप अपोजिशन में हैं तो स्पीकर को भी आप हुकूमती जमात का मेंबर समझते हैं। सर मुझे एक जगह पे क्लियर करें, ज़्यादातर हमने देखा है कि पीटीआई का ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है या हाईलाइट हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई, कि पीटीआई के मेंबरान कहते हैं कि हमें एक तरह से ज़्यादा निशाना में ले आया जाता है, हमारी औरतों को, उसमें वो फिर औरत कार्ड को भी ले आते हैं कि जी हमारी ख़वातीन पे बात हो रही। हालांकि अगर आप देखें जिस तरह आपने बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं, इस तरह की ज़ुबान यूज़ करने में, तो क्या ये एक ब्लेम कार्ड नहीं खेला जाता पीटीआई की तरफ से इस मामले में? पीटीआई का एज जो है ना इस वक्त जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि उनका जो सोशल मीडिया है ना वो सिंगल हैंडेडली बाकी तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो उसकी मुखालफ, पीटीआई की मुखालफ पार्टी हैं, उससे बहुत वीक है। अगर इमरान खान का मुखालिफ सोशल मीडिया कोई चीज़ फेंके तो आप देखना रिस्पॉन्स उसको नहीं मिलता। प्रोपेगेंडा मॉडल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इमरान खान का जो सोशल मीडिया कोई भी चीज़ फेंक दे, ये तो प्रोपेगेंडा है, मैं तो उसको प्रोपेगेंडा कहता हूँ ना। प्रोपेगेंडा उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसे करके सारे उसको फॉलो करेंगे, तो ये उनको एज मिल जाता है जिससे उनकी बात जो है ना वो पब्लिक ओपिनियन में डोमिनेट करना शुरू कर देते। सही सही। अब ये जो चीज़ें हैं कि ये होता रहा, इसमें सद अफसोस की बात है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना कंपैरिजन अपने मुल्क का कंपैरिजन करता हूँ अपने हमसाय मुल्क इंडिया के साथ, जिनके साथ हमारी दुश्मनी है जी। हम उन्हें दुश्मन समझते हैं, वो हमें दुश्मन समझते हैं, हम दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। ठीक। साथ हम रहे हैं, कोई और मुल्क दाएं बाएं मुल्क जो है ना वो उस तरीके से साथ नहीं रहा जिस तरह से हम इंडिया के साथ, और इंडिया हमारे साथ 1947 से पहले के सैकड़ों साल हम इकट्ठे थे। ठीक है, लेकिन दुश्मनी तो हमारे ऐसे है जैसे कोई जायदाद का फड्डा है, कोई प्रॉपर्टी का फड्डा है, किसी खातून का फड्डा है। मतलब ये बड़े बड़े फड्डों में ये चीज़ें आती हैं ना। आपका कहने का मकसद है कि एक जिस्म दो जान थे, वो एक ज़माने में थे, उसके बाद फिर दुश्मनी हुई। अब उस दुश्मन मुल्क की हमें मानना पड़ेगा यार, कहाँ कहाँ पे हमें बीट करते हैं। हमेशा कहते हैं समझदार सयाने बंदे बता कौन होते हैं, वो देखता है कि जो दुश्मन मुल्क, जैसे हम दुश्मन मुल्क समझते हैं, वो किस किस एरिया में हमसे आगे हमें मात दे रहा है। ठीक है, ताकि हम लोग इम्प्रूव कर जाए ना। ठीक। दुश्मन की खामियां बता के हम क्या इम्प्रूव कर रहे होते हैं, हम तो खुश हो रहे होते हैं ना। ऐसे ही बेहतर होता है वो एरियाज को देखें जहाँ हमें अपने इम्प्रूव करने की गुंजाइश बनती नजर आए, ऐसे कि हम अपने आप को बेहतर कर लेंगे। ठीक। तो इंडिया में 1999 से एक किताब है जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने छापी हुई है। ठीक है। उसमें गैर पार्लिमानी लफ्ज़, ठीक, जुमले, फ्रेजेस वो बताए हुए हैं कि पार्लियामेंटेरियन को पहले से कि भाई ये तो आपने पढ़नी है, आपको पता है आपने पार्लियामेंट में जाना तो कौन से लफ्ज़ है जो आपने इस्तेमाल नहीं करना, एडवांस में नहीं पता होता। पाकिस्तान में कोई किताब ही नहीं ऐसे सिरे से, मतलब कोई कोड ऑफ कंडक्ट की कोई किताब नहीं है, कोई किताब नहीं है।
अब लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने 1999 में किताब छापी, फिर वो उसमें एडिशन भी होता है, डिलीशन भी होता है, ये उनकी प्रैक्टिस रही है। ठीक। अब वहाँ पे उनका पार्लियामेंटेरियन, मतलब एमपी उसे कहते हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियन, जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठा हुआ है। बाकी जो विधानसभा में बैठे हुए हैं वो एमएलए होते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो सूबाई असम्बलियों में बैठे होते हैं। ठीक। सब पे लाजम होता है, और फिर स्पीकर कहता भी है, वो कह भी सकता है कि जनाब आपने किताब नहीं पढ़ी कि ये लफ्ज आप नहीं बोल सकते पार्लियामेंट में, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। ठीक है, पाकिस्तान में तो आप कह ही नहीं ना सकते। बस यही कह सकते स्पीकर प्लीज खामोश कि यार ये क्या कर रहे हो आप, जुमला आपने अच्छा नहीं इस्तेमाल किया, मुनासिब गैर मुनासिब इस्तेमाल किया, हज़फ किया जाता है आज की, ये लफ्ज आपने बड़ा गैर मुनासिब बोला। ठीक, ठीक है, यही कहते हैं ना। वहाँ तो होता है कि भाई किताब पढ़ी नहीं तुमने, तो उनको ज़्यादा सुबकी होती है। अब उसमें से मैंने 900 पेजेस की किताब है, 900 पेजेस, इट्स अ होल डिक्शनरी मेरे हिसाब से। तो अब अंदाजा करो, मैंने उसमें से लफ्ज चुने जो मैंने लिखे कि कौन कौन सा लफ्ज है जो जिसको बयान किया जा सकता है कि ये लफ्ज या ये फ्रेज ये इंडिया की पार्लियामेंट में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी किताब बताती है, जो पार्लियामेंटेरियन के लिए पढ़ना एक किस्म का पाबंदी, एक किस्म की पाबंदी है। ये नहीं है कि जनाब आप उसको पढ़े बगैर पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, लेकिन उसकी ड्यूटी समझा जाता है कि इसकी ड्यूटी है पढ़े। ठीक, ठीक है ना। अब देखो जो लफ्ज उन्होंने रखे हैं जो गैर पार्लिमानी हैं, ब्राइब ये आप नहीं कह सकते, ब्लैकमेल ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते, ब्राइबरी ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते, थीफ ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते आप, थीव्स ये भी नहीं इस्तेमाल करते, डेकॉयट्स ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते, बकेट ऑफ शिट ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, डैम अचानक मुंह से निकल जाता, डैम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक, डिसीव ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते इंडिया की पार्लियामेंट में, डिग्रेड नो वे, ये तो बड़ा कॉमन लफ्ज है। डार्लिंग, डार्लिंग आपको पता है सार्कास्टिकली भी बोलते हैं, तंजिया, इसलिए डार्लिंग के ऊपर ये है कि डार्लिंग का लफ्ज अगर पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में आप इस्तेमाल करेंगे तो गैर पार्लिमानी होगा। ठीक। अब उसके बाद देखें कि डबल माइंडेड ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता। डबल माइंडेड, आप अपनी पार्लियामेंट में आप तकरीर कर रहे हैं तो उसमें डबल माइंडेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हैविंग डबल स्टैंडर्ड ये भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, ये डाउटफुल ऑनेस्टी ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। सही। डबल टॉक ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेजी ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, लाउजी बड़ी हैरत की बात, ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। फूल ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। लायर ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते आप। ठीक। ब्लडी लायर ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक। ब्लडी चेयर ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। ब्लडी फेलो ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। रैट वो होता है ना हमारे मुंह से निकलता है, चूहा ही लगा है, वो रैट नहीं लफ्ज इस्तेमाल कर सकते। डिग्रेडिंग है ना। हाँ, ठीक है। कंफ्यूज्ड और अनइंटेलिजेंट ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते आप। करप्ट ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये लफ्ज नहीं कर सकते तो। करप्ट प्रैक्टिसेस ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते आप। वेरी स्ट्रेंज। गुंडा, क्योंकि इंडिया में ये होता है, हमारे यहाँ तो ये प्रैक्टिस नहीं है। इंडिया में होती है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें आप जमा कराते हैं कि यार मेरे पर केसेस कितने हैं अब तक। ठीक। उसकी पूरी डिटेल देते हैं आप। ठीक। ये वहाँ पे प्रैक्टिस, उसके बगैर आपके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं हो सकते। ठीक। तो कहते हैं कि जो जिसके ऊपर केसेस हैं, इंक्वायरीज हैं, एफआईआर रजिस्टर्ड हैं, ठीक, अगर वो एमएलए है, एमपी है, तो आप उसको गुंडा नहीं कह सकते। अच्छा, यहां तक है, आप उसको गुंडा नहीं कह सकते, 420 नहीं कह सकते। बलात्कार ऑफ डेमोक्रेसी, रेप ऑफ डेमोक्रेसी, आप ये लफ्ज नहीं कह सकते इंडियन पार्लियामेंट। ठीक ठीक। अब ये है कि अंगूठा छाप, आपको पता भी है ये पार्लियामेंटेरियन है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आप पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करके अंगूठा छाप नहीं कह सकते उसे। ठीक है। ठीक। वो होता है ना कि इसको अजायब घर भेज दो, आप नहीं कह सकते इंडियन पार्लियामेंट में, गैर पार्लिमानी है। अब इसके साथ साथ
ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर मैं फिर कभी और तरतीब से आऊँगा। जी मसलन नाजायज़ औलाद बिल्कुल नहीं, धोखा, ठीक नंगा, दलाल, ईवल जीनियस, ये हो गया। एक लफ्ज़ है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट, ठीक है। कम्युनिस्ट भी उसमें था। हम्म अब कम्युनिस्ट का ये लफ्ज़ के जी कम्युनिस्ट का लफ्ज़ आप पार्लियामेंट में इस्तेमाल करेंगे तो गैर पार्लिमानी कैसे हो गया? ये तो थ्योरी है एक पूरी। क्योंकि 1952 से जब इलेक्शन होना शुरू हुए इंडिया में, जी तो कांग्रेस के पास सबसे बड़ी जो जमात थी ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। ठीक सबसे ज़्यादा उनके मेंबर इलेक्ट होते थे लोकसभा में। ठीक ठीक फिर वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट भी आ गया। ठीक है। ठीक इन दोनों के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, इनके सबसे ज़्यादा लोग इलेक्ट होते थे, ठीक मेंबर इलेक्ट होते थे लोकसभा में। ठीक ये तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बात की बात है। ठीक ये तो लेट 80s अर्ली 90s में ठीक ये बीजेपी जो है ना, इस तादाद में जीतना शुरू हुई है। ठीक 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 है ना? तो इससे पहले कितने ऐसे इलेक्शन हुए हैं कि कांग्रेस नंबर 1 ठीक और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट दूसरे नंबर पर। ठीक तो उन्होंने कहा ये हम कम्युनिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, इलेक्टेड बंदे लोकसभा में बैठे हैं, आप कहते हैं कम्युनिस्ट में जो है ना वो गाली है, उसको गैर पार्लिमानी करार देना चाहिए। तो उनको कहा गया, हटा दिया गया था लफ्ज़ ये, लेकिन उनको कहा गया कि इंडिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जी जहाँ कम्युनिस्ट एक गाली समझी जाती। क्योंकि इंडिया के कुछ, डेमोक्रेसी, हाँ जी। हाँ, इंडिया के कुछ इलाके हैं जहाँ पे कम्युनिस्ट किसी को कह देना तो उसको गाली समझा जाता है, और वाकई गाली के तौर पे इस्तेमाल होता रहा ये लफ्ज़। ठीक ठीक कम्युनिस्ट है जी, ये कम्युनिस्ट है भाई, इसे जरा करा, ये गाली समझा जाता है। तो फिर जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जब इन्होंने पॉइंट रेज किया कि गैर पार्लिमानी कैसे हो गया यार, जी, हम लोग बैठे हैं, हम अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक। तो उस पे हो गया, इनको करना पड़ा। सर मुझे अब वो उसमें एक चीज स्टार साहब, सॉरी टू इंटरवीन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इतने ज्यादा डिटेल्ड लफ्ज अगर हैं तो फिर तो आपकी लैंग्वेज बहुत, आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हम देखें, हिंदुस्तान का ये देखें ना, ये जरताज गुल के साथ जो हुआ है जी, तो जयललिता, ठीक है, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर रही जी है। जी, जब वो जयललिता चीफ मिनिस्टर नहीं थी, पार्लियामेंट में थी, तो डीएमके के कुछ लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, जी, तमिलनाडु की पार्लियामेंट के अंदर उसकी साड़ी खींच ली थी। बाकी बदतमीजी बेहूदगी करना वो भी हुआ था, लेकिन उसकी साड़ी खींच ली थी। अच्छा, ठीक है। तो जयललिता ने, तारीख में ये बातें आती हैं कि जयललिता ने कहा था कि अब मैं मुख्यमंत्री बन के पार्लियामेंट में आऊँगी तमिलनाडु की। ठीक, और वाकई वो मुख्यमंत्री बन के आई थी। जिसके साथ आपने ये सलूक इतना किया, डिसग्रेस किया उसे, वही औरत थी जयललिता। उसको माँ कहते थे, ठीक, अम्मा माँ। ये तमिलनाडु में उसको माँ अम्मा का लक़ब मिला होता जयललिता को। तो जयललिता के साथ ये हुआ इंडियन पार्लियामेंट में। उसके जवाब में क्या हुआ कि जयललिता मुख्यमंत्री बन के वापस आती, हिम्मत है कि उन्हें हथलाओ, ठीक, ठीक है, और पॉपुलर वोट के साथ आती है। ठीक। उसके बाद है वहाँ ममता बनर्जी जी, जो इस वक्त वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है जी। तो ये 1997-98 में ना जी, इसने अपनी बकायदा शॉल फेंकी थी रेलवे मिनिस्टर के ऊपर, इंडिया के रेलवे मिनिस्टर के ऊपर, ठीक, कि यार मेरे सूबे को नज़रअंदाज कर रहे हो, वेस्ट बंगाल को। ये लोकसभा की बात कर रहा हूँ, जब वो लोकसभा में थी। ठीक। उसके बाद 2005 में इसने ममता बनर्जी ने अपना इस्तीफा फेंका था मिनिस्टर की तरफ, ठीक, स्पीकर की तरफ, ठीक, कि यार मैंने एक बिल टेबल किया है, आपने बहस की इजाज़त ही नहीं दे रहे आप। अब ममता बनर्जी इंडिया में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है जी, कितने सालों से, और ऑलमोस्ट अ डेकेड, ठीक है। और दूसरी बात बता दूं जी, कि इंडिया में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जी, चाहे वो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, जी,
उन तमाम मुख्यमंत्रीज की, उन तमाम चीफ मिनिस्टर्स की जो वर्थ है, नेट वर्थ है, जो उन्होंने सबमिट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जी वो है, अगर सारे चीफ मिनिस्टर्स की नेट वर्थ जी वो मिलाई जाए तो 950 करोड़ बनती है। ठीक होगी, सारे करोड़पति हैं, ठीक, माँ सवाए ममता बनर्जी की टोटल नेट वर्थ वो सिर्फ 15 लाख रुपए है, और वो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की। जी और नरेंद्र मोदी को अगर कोई खतरा है सियासी तौर पर, जी मजबूत खतरा जिसे कहते हैं, जी वो राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, कांग्रेस से ज्यादा ममता बनर्जी से है। ठीक हो, कि अगर ये उससे निकली वेस्ट बंगाल से, जी। ओए होए होए होए, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੈਰੀ ऐसे गुडिया ही ना बही हो साढ़े। ठीक, ठीक है, इंडिया में इस तरह से हुआ है, बड़ी बेहूदगी भी हुई है, लेकिन साथ साथ में ख़वातीन के बारे, जयललिता, ममता बनर्जी, दोनों की बात की, और दोनों मुख्यमंत्री बनी थी ठीक, जिनके साथ पार्लियामेंट में ये सलूक हुआ था, ठीक। गैर पार्लियामेंट। तो आप इस तरह का कोई अब मुस्तकबिल देख रहे हैं नहीं पाकिस्तान नहीं, में? इधर छोड़े पड़े, इधर रवायात ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप देखें कि एक और बात जो मैं ख़ास तौर पे कहना चाह रहा था कि इंडियन पार्लियामेंट में जी कुछ और चीज़ें हैं जो ममनून करार दे दी गई। जैसे वो कि? नाम है, मिसाल के तौर पे शाहरुख खान है, मदर टेरेसा है, इंदिरा गांधी है, हिटलर है। अभी 4 मैं बड़े नाम कह रहा हूँ। ये आप नाम क्यों? 2 चीज़ें, फॉर नॉट इन गुड टेस्ट, गुड टेस्ट में नहीं, और रेफरेंस टू ए स्ट्रेंजर। ठीक, ठीक है, इसमें कि आप लोग जब इस तरह से कर रहे होते हो कि एलिगेटरी रिमार्क्स हैं या डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं। ठीक है, ठीक, अब शाहरुख खान, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा और हिटलर का नाम आप इंडियन पार्लियामेंट में नहीं ले सकते। क्यों? नॉट इन गुड टेस्ट, रेफरेंस टू द स्ट्रेंजर, और एलिगेटरी है, डेरोगेटरी है यार। बिल्कुल ऐसे। वो कहना तू अपने आप में फन्ने खान समझना, एक बात में शाहरुख खान समझना, हाँ, तू अपने आप में शाहरुख खान मैं समझना, समझ तो गया। ये डेरोगेटरी ने वे एलिगेटरी, इस तरह का लफ्ज़ ये महज़ब अंदाज नहीं होता है। नॉट इन गुड टेस्ट, ठीक, इसके ऊपर भी होता है कि उस वक्त हो जाएगा। शाहरुख खान, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी और हिटलर, ठीक, यानी कि बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती बिल्कुल ऐसे। कि यार इन चीज़ों का वो लोग बहरहाल तवज्जो देते हैं। गो के इंडिया के पार्लियामेंट में बहुत कुछ होता है, टेबल फेंकी जाती है, कुर्सी फेंकी जाती है, माइक्रोफोन फेंके जाते हैं, मारा भी एक दूसरे। ठीक है, होता है। लेकिन साथ साथ देखें, पैरेलल प्रैक्टिस तो चल रही होती है। मना किया जा रहा है कि किताब है, पाकिस्तान में कोई किताब है नहीं ना, सेनेट में है ना, कौमी असम्बली में, ना चारों सूबाई असम्बली में। सर, हमारा तो कौमी मिजाज ही बन गया, हम किताब और अखबार से बहुत दूर जा रहे हैं। ये बात है, कौमी मिजाज में अगर किताब और अखबार से दूर जाना है तो कौमी मिजाज में भी ये भी बन गया। हमारे टीवी टॉक शो क्यों ज़्यादा एक ज़माने में चलना शुरू हुए थे? वजह क्या थी कि उसमें जो गेस्ट बैठते थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो नुमाइंदगी करते थे, वो जब एक दूसरे की ठा ठा करते थे ना, ठा ठा, वो लोगों को बहुत पसंद आती थी। मतलब आपके कहने का मकसद है हमारा माशरा बिल्कुल, हमारा माशरा जो है ना, वो किसी की जिल्लत से अहमी मजे ले रहा होता है। समझ नहीं आती। मैं कई दफ़ा मुझे कहना पड़ता है कि यार वो बंदा ना तुम्हारा वाकफ़कार है जो बेइज्जती कर रहा है, और जिसकी बेइज्जती कर रहा है वो भी तेरा वाकफ़कार नहीं, उससे भी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। तू खुश हो रहे हैं। ये मिजाज बनना शुरू होता, तबीयत बननी शुरू होती, एक ख़ास किस्म की चीज़ ऐसे लगता है जैसे महलूल हो गई है, वो चली जाती है। और उसमें फिर आप कहते हैं ज़ुबानी कलामी होता है। स्टेज पे आपको बुला लिया जाए, वहाँ आप ज़रूर कहोगे मैं कंडेम करता हूँ, प्राइवेटली कहो बड़ी ज़बरदस्त गाल की थी उन्होंने यार। अब तुम देखो कि क्या ड्यूल किस्म का, दोहरा किस्म का म्यार हमने बनाया। ठीक, स्टेज के ऊपर जब स्क्रीन चल रही है, लोग देखें हमारा मिजाज, हम कोई और बात कर रहे होते हैं। जब स्क्रीन नहीं चल रही, ऑन स्टेज नहीं है, पब्लिक नहीं हो रहा, हम प्राइवेट में बैठे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ उससे बात करेंगे बिल्कुल। कि कौन देखता पे, कौन सुनता पे, आपस ही बैठे हैं ना, यार दोस्त बैठे हैं, मिलने वाले बैठे हैं, ठा ठा ठा। स्टार साहब, बहुत शुक्रिया आपकी इस इंफॉर्मेटिव चीज़ का। लेकिन मेरा सिर्फ आप लोगों से, नाजरीन से बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह उन्होंने बताया कि हमसाया मुल्क हमारे साथ आज़ाद होने वाला, हमारी जैसी सोच तबीयत के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, स्पेशली नॉर्थ पंजाब और अगर दिल्ली देखें आप, तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग शायद
इस बात को भूल ही गए कि एज अ माशरा इखलाक भी कोई चीज़ होती है। कहने को नाम लेके बड़े फ़ख्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे में अखलाकियत भरी हुई है, लेकिन जिन सियासी नुमाइंदों को हम चुन के बुलाते हैं, या जिस तरह सत्तार साहब ने कहा, मैं उन्हीं की बात को सेकंड करूँगा कि बहैसियत कौम इखलाकी पस्ती की उस नहज पे पहुँच चुके हैं कि हमें अगले का तमस्खर कोई उड़ा रहा हो ना, या अगले को कोई जलील कर रहा हो, तो हमें बहुत खुशी होती है। हमें एक अनजानी सी कैफियत, जिसे कहते हैं ना हिजानी कैफियत का शिकार शुरू से हैं हम। तो सिर्फ मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने अखलाक में बदलाव लाएं, अपने मिजाज में बदलाव लाएं, और दूसरे की इज्जत दर पर्दा भी और सामने दोनों तरफ करना सीखें। समा पॉडकास्ट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।